गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह, पीजीटी आर्ट्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुले। बच्चों, हमने कक्षा 10th का जो भूगोल विषय है उसका 7वां अध्याय आरंभ किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो 7वां अध्याय है वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या है, सबसे पहले रेल परिवहन। क्या है? रेल परिवहन। जो भारतीय रेलवे है वो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जो उद्योग है, कृषि है, उसके विकास के लिए या उसके विकास में बहुत ही मददगार है। यानी कि इनका विकास है रेलवे की वजह से हो पाया है। और हमारे पास देखो जो रेलवे लाइन है 3 प्रकार की है। जैसे बड़ी, जो हमारे पास जो बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन होगी या मीटर लाइन होगी, मीटर लाइन और छोटी लाइन। इनको जो हमारी रेलवे है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। ये किसमें है? गेज में है, गेज है मीटर में, जो ये है। तो ये क्या है, जो हमारे पास जो बड़ी लाइन है वो है 1.6, जो बड़ी लाइन है उसकी चौड़ाई का है वो है 1.676। ये किस में है? ये है गेज मीटर में। और मीटर लाइन किस में है? 1.000। और जो छोटी लाइन है वो है 0.762, 0.762। और ये जो छोटी लाइन है वो 2 प्रकार की है और है 0.610। तो ये किस में है? ये है गेज मीटर में, जो रेलवे की। तो 3 भागों में इसको हमने डिवाइड किया है। और जो रूट है इसके, जैसे कि मान लो हमारे पास जो बड़ी लाइन है वो 63,491, 63,491 किलोमीटर में है। और दूसरी है 3200 किलोमीटर है। और तीसरी है 1751 किलोमीटर क्या करती है? दूरी तय करती है। तो जो हमारा रेलवे है उसको 16 प्रखंडों में संकलित किया है। और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जैसे कि मान लो हमारी भू आकृति है कि भू आकार कैसा है। अब जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना काफी मुश्किल का काम है। उसके बाद क्या है, जैसे मान लो आर्थिक और प्रशासकीय कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे पास जो दलदल वाली भूमि है उससे भी क्या होता है, जो दलदल वाली भूमि है या भूस्खलन है या ट्रैक का धंसाना, ये सब क्या करते हैं, ये इसको प्रभावित करते हैं रेलवे को। और इसमें जो आर्थिक संकट भी काफ़ी है, यानी मुश्किलें भी काफ़ी है इसकी। जैसे कि मान लो बहुत से लोग क्या करते हैं, बिना टिकट के रेलवे में सफ़र करते हैं, यानी कि वो सफ़र का पैसा नहीं देते। तो क्या है, रेलवे के ऊपर एक बोझ ही है एक किस्म का। और दूसरा चोरी, यानी कि रेलवे में चोरियाँ बहुत होती है, लोगों का सामान चुरा लेते हैं लोग। और दूसरा है कि जंजीर खींच देना, हर कहीं पे जहाँ पे मन करे तो वहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जंजीर खींचते हैं, जिससे क्या रेलवे को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। और जैसे संपत्ति को हानि पहुँचाना, लोग क्या करते हैं, कहीं संपत्ति को भी हानि पहुँचाते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, इतनी सारी मुश्किलें होने के बावजूद भी क्या है, रेलवे को यहाँ की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी माना गया है। क्योंकि ये क्या है, कम समय में या फिर बहुत भारी भारी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में काफ़ी सक्षम है ये परिवहन हमारे पास। अब इसके बाद है हमारे पास पाइपलाइन। अगला परिवहन क्या है? पाइपलाइन। तो बच्चों देखो, आरंभ में क्या है, आरंभ में जो पाइपलाइन का इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए किया जाता था? उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए या घरों में पानी पहुंचाने के लिए इसका पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता था। या शहरी क्षेत्र में पानी का वितरण पाइपलाइन के द्वारा किया जाता था।
लेकिन अब क्या है, जो पाइपलाइन है उससे कच्चा माल, जैसे कच्चा तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे शोधनशालाओं तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह क्या है, जैसे मान लो जो हमारे ताप विद्युत गृह है या शोधनशाला है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। और उसकी क्या सबसे मेन बात है कि एक सस्ता परिवहन है। जैसे कि मान लो एक पाइपलाइन बिछाने में इसकी लागत तो बहुत है, अगर एक बार इसको बिछा दिया जाए तो उसके बाद इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है, कोई व्यय नहीं है। ये एक बहुत ही सस्ता और सुगम साधन माना गया है। और इसमें देखो समय की बचत है, ना तो कोई पेट्रोल रहेगा ना डीजल रहेगा, और पर्यावरण के भी अनुकूलन है ये। इनके इसमें बाकी जोखिम ना के बराबर या शून्य है, लेकिन इसमें क्या है, आरंभ में इसकी लागत काफी है। तो शुरू में क्या है, जैसे जो हमारे दूर शोधनशाला है बहुत दूर दूर, जैसे बरौनी होगी, मथुरा होगी, पानीपत हो गया, वहाँ पे क्या है, ये पाइपलाइन की ही देन है जो वहाँ पे शोधनशाला हमारे पास चली है। और इसकी जो प्रमुख जाल है 3 भागों में बांटा गया है इसको। जैसे मान लो हमारा जो ऊपरी असम तेल शोधक क्षेत्र है, वहाँ पे है गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर इसकी एक शाखा है, जो बरौनी से राजबंद तक या हल्दिया तक पहुंचाई है। और दूसरी राजबंद से कहाँ पे, मौर्य ग्राम तक लेके गए हैं इसको। और गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा इत्यादि क्षेत्रों में इसको ले जाया गया है। दिल्ली व सोनीपत के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या किया गया है, इसको पाइपलाइन से जोड़ा गया है। और आगे जैसे गैस पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन इसमें गैस भी हम गुजारते हैं। तो ये कहाँ पे, जैसे गुजरात में हाजीरा या उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर को मिलाती है आपस में। और इस प्रकार इनके देश का काफ़ी क्षेत्र या काफ़ी एरिया इसमें कवर करके रखा है। तो यह क्या है, एक बहुत ही अच्छा और सुगम साधन माना गया है। और भविष्य में इसके ऊपर ज़्यादा कार्य किया जा रहा है, क्योंकि क्या है, एक तो इसमें इसको लाने ले जाने में कोई खर्चा नहीं है, समय की भी बचत होती है, और दूसरी आर्थिक हानियों का भी इसमें सामना नहीं करना पड़ता है। तो आगे हम जो जल परिवहन, जल परिवहन, तो प्राचीन काल से ही क्या करते हैं, जल में या समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। और समुद्री यात्रा करने से क्या है, जो हमारी संस्कृति है उसका भी आदान प्रदान हुआ, व्यापार भी किया गया जल यात्राओं के द्वारा या समुद्री रास्तों के द्वारा। तो क्या है, एक तो व्यापार फैलाने का ये सबसे अच्छा साधन है और सबसे सस्ता साधन माना गया है ये। और ये बहुत से भारी वस्तु को भी क्या कर सकते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है सिर्फ जल संसाधन के माध्यम से। वस्तु ढोने के लिए बहुत ही अनुकूल है अर्थात ये परिवहन है। और यह ऊर्जा सक्षम है तथा पर्यावरण अनुकूलन है, पर्यावरण के ऊपर भी इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। और हमारे यहाँ जो भारत है, जो भारत में क्या है, जो जल मार्ग है 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर जो हमारे क्या करते हैं, जल मार्ग के द्वारा तय करते हैं। और इसमें से केवल 5,685 क्या है, मशीनीकृत है। सिर्फ 5,685 किलोमीटर में जो नौकाएं या बोट हमारी चलती है वो मशीनों के द्वारा चलती है, बाकी क्या है बिना मशीनों के चलती है। इसका मतलब क्या है, साफ साफ कि यहाँ पे क्या है, जो ये पर्यावरण के क्या है, बिल्कुल अनुकूल है, पर्यावरण के ऊपर इसका क्या है प्रभाव, यानी कि बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि प्रदूषण नहीं फैलता इससे। और इसको क्या किया गया है, इसको फिर राष्ट्रीय जल मार्ग, फिर भारत सरकार ने क्या किया गया है, 5 जो राष्ट्रीय जल मार्ग है उनको घोषित किए गए हैं। 5 कौन से हैं, जैसे कि आगे है राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय जल मार्ग है हल्दिया तथा इलाहाबाद, हल्दिया
जो हल्दिया इलाहाबाद के मध्य में गंगा नदी में है। ये कौन सी नदी में है? ये गंगा नदी में है। ये क्या है? ये है नौगम्य जलमार्ग संख्या 1। नौगम्य जल संख्या मार्ग 1 है ये। और दूसरा है सदिया व धुबरी। सदिया व धुबरी ये क्या है? जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जो जलमार्ग संख्या 2 है। जो ये है, जो इसका एरिया है, जो क्षेत्र का कहते हैं, वो है 1620 किलोमीटर। जो हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य ये सफर तय करते हैं जलमार्ग, इसमें क्या है? 1620 किलोमीटर लंबा है। और जो ये सदिया व धुबरी है, ये 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर सफर तय करते हैं। और फिर केरल में जो पश्चिमी तटीय नगर है, जिसको कोट्टापुरम से कोलम तक जोड़ा गया है। कोट्टापुरम को कोलम से जोड़ा गया है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहा गया है। इसके बाद है इसके पश्चात है जो काकीनाडा और पुदुचेरी है, उसमें क्या है? जो गोदावरी नदी में है, वो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, जिसको जो लंबाई है 1078 किलोमीटर है। और इसके बाद है जो माताई नदी है, जो महानदी के डेल्टा चैनल या ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय जो नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विस्तार करती है, वो है हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, जो कि कितना किलोमीटर है? 588 किलोमीटर है ये। तो ये हमारे पास 5 क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जो भारत सरकार ने घोषित किए गए हैं। इसके बाद यानी कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है, उसके बाद भी क्या होता है? जो अन्य अंतर जलमार्ग भी नदियों में पाए जाते हैं या समुद्र में पाए जाते हैं, जिन पर परिवहन होता है, जैसे मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, कामरजुआ हो गया, सुंदरबन हो गया, बराक केरल का जो पश्च जल है, उसमें क्या किया जाता है? यानी कि पानी में या जो जलमार्ग है, उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात किया जाता है। और देश का 95% व्यापार कहाँ से होता है? समुद्री मार्ग से होता है। जो हम वस्तुएं आयात या निर्यात करते हैं, वो 95% पूरे देश का 95% आयात निर्यात समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो 68% है वो मुद्रा के रूप में आयात निर्यात किया जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारा जो जल मार्ग है, वो बहुत ही विशेष महत्व रखता है और बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।